गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपने ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था। डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड बाय ऑक्सीडेशन नंबर रूल। उसी से आगे हम बढ़ते हैं। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था यदि ऑक्सी एसिड सेम एलिमेंट के हो और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। एग्जाम्पल में आप उसमें आपने कंसिडर किया था क्लोरीन के ऑक्सी एसिड को क्या था, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 और इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को आपने निकाला था। उसमें दिया गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आया Cl का, इसमें +3 आया था, इसमें +5 आया था और इसमें +7 आया था। और इस आधार पर क्योंकि रूल क्या बताता है कि यदि ऑक्सी एसिड सेम एलिमेंट के हो और ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इस तरह से आपने इन ऑक्सी एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर को ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बताया। अब थोड़ा उसी के आगे की बात करते हैं कि आखिर इनका एसिडिक कैरेक्टर क्यों ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है। उसको जानने के लिए इन सभी के स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो Cl है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी Cl का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी Cl का sp3 और इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन सभी का आता है। और इस आधार पर अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल Cl में बनेंगे और उनमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और 3 पे लोन पेयर आएगा और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरह से एक तो बॉन्ड बना लिया और बाकी 3 पे क्या आ जाएगा, 3 लोन पेयर। तो ये तो ज्योमेट्री हो गई, इसका स्ट्रक्चर हो गया इसका HClO का। इसी तरह दूसरे का स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। Cl एक साथ इस तरह से ये बॉन्डिंग कर लेगा। अब क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में ये सब बताया गया है कि अगर Cl 2 ऑक्सीजन और एक गैस से बॉन्डिंग करता है तो Cl के पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसमें से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, जिसमें से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे एक ऑक्सीजन से और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा दूसरे ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड जुड़ा है और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे 2 लोन पेयर आ गया। इसी तरह अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसमें उसी पैटर्न से एक ऑक्सीजन और बढ़ जा रहा है तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी और एक लोन पेयर बचेगा और लास्ट वाले में चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे और इस तरह से ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। अब ये सब चीजें आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया है कि कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करें। इसके लिए आपने पढ़ा है क्या फार्मूला जनरल था, आपको फार्मूला बताया गया है, इसके आधार पर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को जान सकते हैं। क्या था, V + M + A - C 2 = नंबर ऑफ हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स, और जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये सभी में अगर इसके आधार पर निकालेंगे तो क्लोरीन में अगर देखते हैं तो क्लोरीन में क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल, मोनोवैलेंट आइटम सभी में एक, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, एक का मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एनायन ये भी जीरो, और नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एनायन ये भी जीरो अपॉन 2 या 4, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट मॉलिक्यूल कब आता है, जब उसका सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। इस तरह से इसके आधार पर सभी निकालेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। तो इस आधार पर इसकी ज्योमेट्री निकाल लेंगे। अब जब पाई बॉन्डिंग की बात आती है तो आप जानते हैं दो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन किसी एक एटम से बॉन्डिंग करता है, एक ऑक्सीजन एक एटम से बॉन्डिंग करता है तो डबल बॉन्डिंग होती है, एक में सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। ये सारी चीजें विस्तार से आपको हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में बताएंगे। अब बात यहां है कि ऑक्सीडेशन नंबर रूल को हम उसके स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे बताएं। मेन तो यही है, रूल तो उसी स्ट्रक्चर के आधार पर दिया है, जो उसने स्ट्रक्चर के आधार पर जो उसने रिजल्ट दिया है, जो उसने H+ दिया है उसके आधार पर रूल दिया गया है। तो अब देखते हैं, अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए अगर HClO आयोनाइज होता है तो ये आयनित होकर के देता है H+ और Cl2-। इसी तरह अगर ये आयनित होगा तो ये H+ और Cl2- देगा। इसी तरह तीसरा वाला आयनित होगा तो H+ और Cl2- देगा, और चौथा आयनित होगा H+ Cl4- देगा। अब आप जानते हैं स्ट्रक्चर आपके सामने ऊपर दिया है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। OH बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद आपको मिलेगा क्या, H+ और Cl2-। अब इस केस में जो O का माइनस चार्ज है, जो माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, वो O पे कंसंट्रेट है। दूसरे में देखें, दूसरे मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन के बाद जो एनायन बना है उसमें जो माइनस चार्ज है वो दो ऑक्सीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां पर माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, और यहां पे माइनस चार्ज 4 ऑक्सीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये सब आप जानते हैं रेजोनेंस के फॉर्म में, रेजोनेंस फॉर्म बनेगा इन सभी का, और उस आधार पर जो माइनस चार्ज है उसका समान वितरण हो जाएगा ऑक्सीजनों पे। तो जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन, जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन उसमें बनने वाले एनायन के नेगेटिव चार्ज का वितरण ज्यादा होगा। यानी आपने पढ़ा है यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो उस एनायन की या कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि इन सभी एनायन में जो एनायन बन रहा है, कौन सा एनायन, Cl2-, Cl2-, Cl3- और Cl4-। तो इन सभी के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जान रहे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज का ज्यादा वितरण होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस आधार पर जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एनायन का निकला वो क्या निकला, Cl4- की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर Cl4- की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये अगर स्टेबलाइज हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो H+ निकला है उसके प्रति अट्रैक्शन घट गया। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि एनायन यदि स्टेबलाइज हो गया इसका मतलब है कि उसका H+ के प्रति अफेक्शन, अट्रैक्शन कम हो गई और H+ देने की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एनायन स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा उसमें H+ रिलीज करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस आधार पर यदि आप देखें स्ट्रक्चर के आधार पर तो Cl4- की जो स्टेबिलिटी है नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन के कारण सबसे ज्यादा है, और इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा और H+ के प्रति इसका अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएगा। इसलिए जो HClO4- है वो H+ देने की एबिलिटी ज्यादा रखता है। तो ये आपका अब
निष्कर्ष निकला कि वास्तव में स्ट्रक्चर के आधार पर किस प्रकार इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा और इसी के आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर रूल इसी पे सेट कर दिए। तो ये तो रहा जो है। हाँ, एक चीज और देख सकते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर के आधार पर है। इसी में अगर हम बात करें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के आधार पर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के आधार पर, तो आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो भी एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो HClO ये क्या देगा, ClO माइनस कब देगा, लॉस करके, और ये पूरा इसमें कब बनेगा, गेन करके। ये क्या है, एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये क्या है, बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। अब इसी तरह से सभी में ब्रॉन्स्टेड बनेंगे, इसकी भी यही स्थिति होगी। क्या क्या बनेगा, ये बनेगा ClO4, ये आयोनाइज होगा, ये देगा ClO4 माइनस, ये H+ जागेगा और H+ हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। अब आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जिस मॉलिक्यूल में अगर कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसका बेस वीकर होगा, और यदि बेस वीकर है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी उल्टा। तो अगर इसको हम देखें तो जो ClO4 माइनस है, आपने यहां बताया है कि चार्ज के डीलोकलाइजेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, इसका मतलब इसमें H+ लेने की एबिलिटी कम हो गई, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। और अगर बेसिक कैरेक्टर कम हो गया तो फिर वही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसा कि आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में बताया गया है, यदि ब्रॉन्स्टेड बेस वीकर है तो ब्रॉन्स्टेड एसिड, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होगा, और यदि एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीकर होगा, यानी उल्टा होगा। तो इस आधार पर ये बेस वीकर है। क्यों वीकर बेस है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में बेस का डेफिनेशन क्या दिया गया है कि H+ लेने वाले बेस, तो H+ लेने की एबिलिटी इसमें क्यों कम हो गई, क्योंकि H+ किस आधार पर लेता, H+ लेता वो नेगेटिव चार्ज के आधार पर। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए प्रोटॉन के प्रति इसका अट्रैक्शन कम हो गया, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। डिसाइड हो गया कि अगर ClO4 माइनस वीकर बेस है तो उसका एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस आधार पर अगर हम ऑर्डर ऑफ बेस, स्टेबिलिटी ऑफ बेस बताएं तो कौन कौन सा बेस बन रहा है, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, और इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जिसमें चार्ज का वितरण ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर की स्थिति क्या होगी, बेसिक कैरेक्टर H+ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पर H+ लेने वाले बेस, तो जो ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसमें H+ लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी, H+ लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका आएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए बेसिक कैरेक्टर कम, और जिसकी स्टेबिलिटी कम उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। फिर वही बात रिपीट करते हैं कि अगर ब्रॉन्स्टेड बेस का बेसिक कैरेक्टर कम है तो उसके एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसलिए अब हम इसी के आधार पर निकालते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस, तो इसका एसिड वीकर हो, ये उससे आगे
HClO2, HClO2, HClO3, HClO4। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस वीकर, और ये वीकर बेस तो एसिड स्ट्रॉन्गर। तो ये मिल गया ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्ट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर इन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपको जो ऑक्सीडेशन रूल है उसके आधार पर ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, एक तो आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन रूल क्या कहता है उसके आधार पर बता दिया गया, और यही शार्ट वास्तव में बीएससी सेकेंड ईयर में आता है। उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर पे आए कि स्ट्रक्चर के आधार पर वास्तव में इसका बेसिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी करता है, वो आपने पढ़ा। फिर हम उसको और कंफर्म किए किसके आधार पर, ब्राउनस्टेड लॉजी कॉन्सेप्ट के आधार पर, जो ये ऑर्डर आपको दिया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर रूल हम लोगों को समझ में आया, पढ़े। अब हाँ, कुछ ऐसे भी ऑक्सी एसिड है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। अब आइए हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से हम सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो लिए थे, स्ट्रक्चर के आधार पर, ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पर, उसके भी एसिडिक कैरेक्टर को वेरीफाई कर देते हैं। उस पर भी स्ट्रक्चर और ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन रूल, इन सभी को सेट करते हैं। तो देखते हैं क्या है, क्या लिया गया था, H2SO3 और H2SO4। यहां भी आप उसी को फॉलो करेंगे तो आपको संकरण मिल जाएगा। इसका sp3 सल्फर का, इसमें भी सल्फर का sp3 आएगा, सेम वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2, और मॉलिक्यूल है इसलिए ना तो कैटायन है ना तो एनायन है, 0.2 = 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसी तरह से यदि इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी ये सल्फर हो गया OH, और ये सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से रिंग किया, एक यहां से रिंग किया, एक यहां किया, एक यहां किया, 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 4 2 6, सॉरी यहां पे OH होगा ये। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 2 थे। इसका यदि देखें तो ये भी उसी तरह से सल्फर OH OH डबल बॉन्ड, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसमें एक लोन पेयर आएगा, इसमें सभी सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए 1 2 3 4 5 6। अब ये अगर आयोनाइज हुआ तो ये आयोनाइज होके देगा 2H प्लस SO3 माइनस, और ये आयोनाइज हुआ तो दिया 2H प्लस SO4 माइनस। अब यहां भी वही चीज देखते हैं कि जिसमें चार्ज का वितरण ज्यादा होगा उस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें यदि देखें तो इसमें H प्लस निकलने के बाद निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 ऑक्सीजन पे होगा, और यहाँ H प्लस निकलने के बाद निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 4 ऑक्सीजन पे होगा। तो इस आधार पर यदि देखें स्टेबिलिटी एनायनों की, तो उसमें क्या मिलेगा, SO3 डबल माइनस और ये सल्फेट आयन। तो इसमें जो स्टेबिलिटी है वो सल्फाइड की तुलना में ज्यादा मिल रहा है। अब अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब इसमें H प्लस के प्रति अफेक्शन कम हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा।
क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने का इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण ब्रॉन्स्टेड-लारी कॉन्सेप्ट में जो H+ लेने की बात कही गई है, H+ लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी, यानी जो बेसिक कैरेक्टर है वो उल्टा हो जाएगा। सल्फेट आयन का बेसिक कैरेक्टर इसकी तुलना में कम हो जाएगा। और फिर यहाँ वही बात आती है कि यदि ब्रॉन्स्टेड बेस वीक होगा तो उसका एसिड स्ट्रांगर होगा। तो इस आधार पर जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो H2SO3 और H2SO4 में H2SO4 का ज्यादा होगा। ये स्ट्रक्चर के आधार पर, ब्रॉन्स्टेड-लारी कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रूल जो बता रहा है वो सही है, उस पर लागू हो रहा है। और एक और उसमें शुरू में लिए थे, उसकी बात भी कर लेते हैं। नाइट्रस एसिड लिया गया था और नाइट्रिक एसिड लिया गया था। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या लिए थे? HNO3, HNO2 और HNO3। इसमें यदि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक मोनोवैलेंट आइटम 0 0 2 क्या आ रहा है? ये आ रहा है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये आ रहा है आपका 3 और 3 का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2। तो अब इसमें भी sp2 और इसमें भी n का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसके आधार पर यदि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हुआ n OH डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, इस पे यदि बनाते हैं तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर इसमें बच रहा है और इसमें बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, कोई लोन पेयर नहीं। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब फिर वही बात करते हैं कि अगर ये आयनित हुआ तो आयनित होकर H+ और देगा NO2-, ये आयनित हुआ तो H+ और NO3- देगा। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? अब NO2 और NO3 में जिसमें निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो सके, तो आप जानते हैं इसमें 3 ऑक्सीजन है, रेजोनेंस के कारण तीनों ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो H+ के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाएगा, H+ देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी और H+ ज्यादा देने वाले ब्रॉन्स्टेड-लारी कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रबल एसिड होते हैं, स्ट्रांगर एसिड होते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ जो होगा NO2- और NO3- में NO3- ज्यादा होगा और इसलिए जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, बेसिक कैरेक्टर उलट जाएगा, NO2- का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा और NO3 का कम। क्यों कम? क्योंकि NO3 में NO2 की तुलना में, NO3- में NO2- की तुलना में H+ लेने की एबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण कम हो जाएगा और इस आधार पर जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर वो HNO2 और HNO3 में HNO3 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है ब्रॉन्स्टेड बेस और ये है ब्रॉन्स्टेड एसिड, जिसका ब्रॉन्स्टेड बेस वीकर होगा। ब्रॉन्स्टेड-लारी कॉन्सेप्ट के आधार पर उसका एसिड स्ट्रांगर होगा। तो ये वीकर बेस स्ट्रांगर एसिड, वीकर ब्रॉन्स्टेड बेस स्ट्रांगर लुईस एसिड, और ये स्ट्रांगर ब्रॉन्स्टेड बेस और वीकर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये वीकर बेस क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर रूल और ऑक्सीडेशन नंबर रूल के आधार पर उसके स्ट्रक्चर को लेके ये एक्सप्लेन करना
कि क्यों उसका एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके रीजन में क्या है। तो इसको आपने स्ट्रक्चर को लेकर पढ़ा, ब्रांचेलरी कॉन्सेप्ट को लगा के पढ़ा, और इस तरह से उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इस तरह से वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।